रोहन गुप्ता साहब, सवाल मेरा यह था कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे हों या सोनिया गांधी जी हों, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को जो है दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और ये नफरत की सरकार है। हम लोग जो है अब जब सरकार में आएंगे, एक तो रणनीति की आप लोग बात कर रहे थे, सरकार में आएंगे तो ये नफरत का माहौल खत्म करने का काम करेंगे। यही बात कमोबेश लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं, यही बात नीतीश कुमार जी के मंच से हो रही है। क्या मैं ये आपसे जान सकता हूं कि ये जो अल्पसंख्यक वाली लड़ाई है, इसमें कांग्रेस पार्टी को एज मिले, इसका क्या आधार है और क्या आप लोग सोचते हैं कि अल्पसंख्यक आपके साथ आए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये इसको आप अल्पसंख्यकों की लड़ाई की तरह देखना चाहिए। भारतीय को बचाने की लड़ाई, जो भी पीड़ित है, शोषित है, दलित है, सारे लोग जो लोग भी पीड़ित है इस सरकार की नफरत की राजनीति से, उन सबके साथ में हम खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो नजरिया है कि अल्पसंख्यक की वोट बैंक में कांग्रेस आगे निकल जाएगी कि नहीं, बात मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है। ये सरकार ने जिस तरह से आवाज को कुचलने का काम किया है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जो मुहिम है वो भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई। सबको जोड़ के प्यार से जो राजनीति होती है, कांग्रेस ने एक एग्जाम्पल पेश किया पूरे देश के सामने, कहा ये पॉसिबल है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर अन्याय हो रहा है किसी के खिलाफ तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। और आज जो हम लोग अल्पसंख्यक की बात करें, हम लोग पिछड़ों की बात करें, हम दलितों की बात करें, हर तबके के लोग इस सरकार में परेशान हैं। हर तबके के लोगों का शोषण किया जा रहा है और एक भारतीय होने के नाते हर कांग्रेसी की और भारतीय की जिम्मेदारी है कि इस अन्याय के सामने अपनी आवाज को बुलंद करें। वही कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस चीज को वोट बैंक की नजरिए से देखना चाहिए। ये वोट बैंक की बात नहीं। आप एक तरफ कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो दबाया जाएगा हम उनकी आवाज बनने की बात करेंगे, तो क्या दबाया जा रहा है, कहां दबाया जा रहा है? क्योंकि आरपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं स्पेसिफिक बात करेंगे तब तो उत्तर दे पाएंगे। ये केवल एक बात कह देना कि सबको दबाया जा रहा है, किस बात का उत्तर दें फिर हम? देखिए, बिल्कुल देखिए, दबाया जा रहा है उसका मैं जवाब दूंगा आपको। जैसे अल्पसंख्यकों की बात करें, पूरे देश में जो लिंचिंग के मामले हो रहे हैं या जिस प्रकार के मामले हम पूरे देश में देख रहे हैं, ये एक मामला नहीं हुआ। भाजपा सरकार आने के बाद में लिंचिंग के मामले में 500% की वृद्धि हुई, वो जाने दीजिए। दलितों की हम बात करें, अब यूपी में हमने देखा है, कठुआ देखा, उन्नाव देखा, हर जगह के हम महिलाओं की हम लोग बात कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे मैं नहीं रुकूंगा, हम मीडिया की भी बात कर रहे हैं। जो भी मीडिया इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ भी ये सरकार लग जाती है। विपक्ष की बात करें तो ये सरकार का कुचलो और राज करो की जो नीति है कि दबा दो, आवाज को दबा दो, जो भी खिलाफ है उसको दबा दो, और एक मैसेज देने की ये सरकार की एक हमेशा तरीका रहता है कि एक आदमी को डरा दो जिससे 10 आदमी आवाज ना उठाए। उस प्रकार की राजनीति के सामने हम लड़ रहे हैं। और आज पूरे देश में जो हाल है, नफरत का माहौल, और कमल कब खिलता है? जब कीचड़ फैलता है। इस कीचड़ को हमको साफ करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा ने इसकी शुरुआत की है और ये प्लेनरी का यही उद्देश्य है कि देश में प्रेम से राजनीति होगी और जब ये कीचड़ हटेगा तब जनता के मुद्दों पे बात होगी, बेकारी पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी। सिंह साहब आपकी बात का उत्तर देंगे, लेकिन रोहन गुप्ता साहब, सरकार ने किए थे, आप कीचड़ साफ करने की बात करते हैं, नफरत मिटाने की बात करते हैं और आपके बड़े नेता ये नारे लगाते हैं कि कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। मोदी कह रहे हैं कि कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। अगर ये बात करेंगे और फिर कैसे नफरत की राजनीति आपको लगता है कि खत्म हो जाएगी? देखिए, हर बार आप कांग्रेस को ही ये पैमाना करें कि हमको ही सफाई देनी, हम नहीं देंगे। उसके पहले क्या वो देखिए ना, क्या किस अधिकार से पवन खेरा जी को जिस प्रकार से प्लेन से उतारा, कौन सा अधिकार था? आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन लीजिए। क्या इस देश में कोई कानून नहीं है कि किसी को भी आप प्लेन से उतार के उसको अरेस्ट कर लें? क्या हो रहा है ये देश में? जो हो रहा है आज की डेट में, ये आप क्या कह रहे हैं वो लीगल नहीं था? बात है, ये हकीकत में भाजपा का गए तो अदालत में लेके ना, घर ले गए, अदालत में लेके गए, वो लीगल प्रोसीडिंग हुई उसके बाद। बिल्कुल नहीं, अरे आपको मालूम, भाई साहब आप क्या भाजपा के स्पोक्स पर्सन? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, आप मुझे करेक्ट कीजिए ना। कहां पे हुआ एफआईआर? कहां पे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। एफआईआर की कॉपी नहीं थी या अरेस्ट वारंट नहीं था। विदाउट एफआईआर की कॉपी, अरेस्ट वारंट दिखाए आप किसी को नहीं ले जा सकते। ये गलत था, प्रोसीजर फॉलो ठीक से नहीं हुआ है। आप चेक कर लीजिए, प्रोसेस तो फॉलो करेंगे। अगर उनको लगता है कि आसाम पुलिस ने कुछ एक्शन लिया, ठीक है, प्रोसेस तो फॉलो करें। कहां पे अरेस्ट? प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात की ये नफरत की जो बीज हैं, ये आप ही लोगों का बोया हुआ है। 2 आरोप है। देखिए, अगर प्रोसेस पूरा ना होता तो फिर इनको बेल कैसे मिलती? अभी तो ये बेल पे है ना। अगर प्रोसेस था तो ही तो बेल मिली है। सर मैं क्या, कुछ भी बोलना, झूठ को बार बार बोलना, लगातार निरंतर झूठ को बोलना, प्रोसेस फॉलो नहीं रणनीति है। रोहन जी मैंने आपको टोका नहीं, अच्छी बात नहीं। देखो दोस्त, ये जो नई आदत सीख रही है ना, आपने आम आदमी पार्टी से, ये छोड़ देनी चाहिए।
आप राष्ट्रीय पार्टी हो, आप आम आदमी पार्टी जैसे मत बिहेव करो। नहीं, हमने किसी से नहीं सीखी, आप लोग झूठ बोलते हैं इसीलिए आपको, हमको किसी से असर पड़ गया सर, असर पड़ गया ना। अरे कब्र खोदेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ये सब, ये जो कब्र खोदेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ये सब उसी की छाप है। अरे भाई साहब, आपका डीएनए नहीं था कभी, ये नया डीएनए आपने अरेस्ट किया, आपने हो गया आपकी बात। आपके है नफरत का, बिना एफआईआर के कोर्ट ने एक एक करके सर आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। मैं बोल लूं सर, अगर आपकी आगे हो तो बोलिए सिंह साहब। नहीं, नफरत, देखिए मैं माफी चाहता हूं, आपसे प्लीज, अगर एफआईआर नहीं होती, अगर एफआईआर नहीं होती और अगर वो कोर्ट में नहीं लेकर जाते तो कैसे बेल मिल गई? एफआईआर थी तभी तो बेल मिली, उसी एफआईआर के आधार पर बेल मिली है। बिना एफआईआर के बेल नहीं मिल सकती, नहीं तो फिर तो कोर्ट उल्टा कहता भैया आपने तो गलत अरेस्ट किया, आप आपके खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, सरकार के खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, असम सरकार के खिलाफ मुकदमा बनाएंगे। खैर, इशू ये है कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक नए प्रकार का राजनीति शुरू कर दी देश में। कभी आपके मेरे बीच में 10 डिफरेंसेस हो सकते हैं, मुझे गाली निकाल सकते हैं, राजनीतिक आपको छूट आपको मिल गई है, आपको जहाँ मैं आपके प्रति नाराजगी जाहिर कर सकता हूँ, परंतु ये चीज होता है कि मैं आपके पिता का उपहास उड़ाऊंगा, ये तो पहली बार होने लगा ना, और वो भी दिवंगत पिता का जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। परंतु आपने तो किया, आपने जानकर शरारत की पवन खेड़ा ने, और उस पर कोई एक्शन होगा, किसी की भावनाएं हर्ट होगी, कोई कंप्लेंट दर्ज करेगा, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी तो आपको चुभेगा, स्वाभाविक आपको चुभेगा, क्योंकि अरेस्ट हो रहे हैं इसलिए चुभ रहा है। तो तब नहीं सोचा जब आप किसी की भावना हर्ट कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे पिता के ऊपर उपहास उड़ा रहे हो जिसने एक युग पुरुष जैसा पुरुष देश को दिया, जो आज देश को सबसे फ्रेजाइल इकॉनमी से देश की दुनिया की 5वें नंबर की इकॉनमी ले गया। आज पूरा दुनिया उनका लोहा मानती है। यूक्रेन और रशिया में से जब लोग निकालने होते हैं तो दोनों को कहा जाता है भैया थोड़ी देर रुकिए, युद्ध विराम करिए, हमें अपने बच्चे निकाल कर लेकर जाने। कभी सोचा था इस देश में ऐसा होगा? कभी ऐसा सोचा था कि पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होगी? कभी ऐसा सोचा था बालाकोट होगा? ये कभी सोचा नहीं था इस देश में, परंतु होने लगा। इसलिए इनको दिक्कत है कि इनके पास नीतियों का तोड़ नहीं है, इसलिए ये नई गिरावट है, और उस गिरावट पे कोई चेक लगाता है, कोई बात करता है तो इनको दिक्कत होती है। परंतु एक बात कहकर अपनी बात यार पार्ट समाप्त करूंगा, मैं अखबार में काम करता था 1987 के अंदर। मुझे याद है राजीव गांधी ने पोस्टल बिल लाए थे कि हमारा जो डाक आती है उसको वो चेक कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, राजीव गांधी पोस्टल बिल लेकर आए थे, और इंडियन एक्सप्रेस की क्या हालत की थी यार, सबको याद है, कितनी मार पिटाई करी थी वहां पे, आपने पूरा अखबार बंद कर दिया था आपने। रोहन गुप्ता जी, ये 87-88 की बात बता रहा हूं जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। रोहन गुप्ता जी, देखिए अभी जो आज मैं मानता हूं कि शायद आरपी सिंह जी सत्ता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मजबूरी देखिए, आरपी सिंह जी अच्छे आदमी हैं, मजबूरी देखिए कि 9 साल के शासन के बाद वो जो अपनी उपलब्धियां गिनवाते कितने मजबूर हो गए। कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ गई किसानों की आय दुगनी करने का वादा, कहाँ गए हर भारतीय को घर देने का वादा, कहाँ है हर भारतीय को 24 घंटे बिजली का वादा, सारे भी चले गए बाजू में। 9 साल में ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है कि जिसको अपनी उपलब्धियां जो बोला था, जो गोल्ड पोस्ट उनके प्रधानमंत्री ने सेट की थी, एक भी नहीं गिनवा पाते हैं। जो नोटबंदी के ढिंडोरे पीटते थे राष्ट्रवाद के नाम पे, आज तो नाम लेने को तैयार नहीं है। जीएसटी ने देश का बैंड बजा दिया। तो ये लोग गोल्ड पोस्ट शिफ्ट करने में लगे हुए हैं। उनको मालूम है कि जो वादा करके ये लोग सत्ता में आए, आज एक भी वादे के बारे में ये जनता के साथ में आंख नहीं मिला सकते हैं, इसलिए उनको अलग अलग बातें करनी पड़े। देश की जनता समझती है, और यही कांग्रेस का उद्देश्य है कि अब जो राजनीति होगी वो जनता के मुद्दों पे होगी। जो भाजपा भटकाने का काम करते हैं, नफरत फैला के, आग फैला के जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, देश अब उस पर वोट नहीं करेगा। देश अपने मुद्दों पे बीएचपी के प्रवक्ता श्रीराज नायर साहब हमारे साथ हैं, फिर मैं सिंह साहब आपके पास लौट कर आऊंगा, अजीज खान साहब भी हैं, लेकिन श्रीराज नायर साहब, मैं छोटी सी टिप्पणी कर दूं जी, छोटी सी टिप्पणी है, बहुत छोटी सी। सिंह साहब फिर नायर साहब। अरे आप भूल गए, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, ये बोला था मनमोहन सिंह जी ने। और जब एयरफोर्स के चीफ ने कहा था हमें छूट दे दीजिए 26/11 के बाद, अरे मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपके पास और कोई, आप आज भी विपक्ष में हैं आरपी सिंह जी, ठीक है, आज भी आप विपक्ष में हैं। अरे मैं आपको अभी गिनाता हूँ, सुनिए, 9 साल से आपकी सत्ता नहीं है। अब डेटा सुन लीजिए, 1 करोड़ 49 लाख, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, ये सब मत करिए, गोल्ड पोस्ट शिफ्ट मत कीजिए। 2 करोड़ नौकरी 9 साल में, 18 करोड़ नौकरी गिनाइए, 18 करोड़ नौकरी गिनाइए मुझे। 18 किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं, 15 लाख आए कि नहीं आए, एक भी नहीं हुआ है। हर भारतीय को घर नहीं मिला, 5 ट्रिलियन की हुई इकोनॉमी।